डार्क सिजारो ने उस ड्यूक को इसलिए मारा था क्योंकि वो इस वक्त यहाँ सबसे ज्यादा कमजोर हो गया था। वो जितना ज्यादा इस गुफा के अंदर आया था उतना ज्यादा ही अब वो कमजोर हो गया था और उसकी आंखें भी पहले से ज्यादा लाल हो गई थी। वीर की आंखें लाल थी लेकिन इतनी नहीं जितनी उसकी थी। इसका मतलब वो जो भी अंदर है उसके पॉजेस में ज्यादा था। इसलिए जिसने भी उसे पॉजेस किया होगा वो तो यही चाहेगा ना कि वो उन सबको मार दे। इसीलिए डार्क सिजारो ने सबसे पहले उसे ही खत्म कर दिया, क्योंकि डार्क सिजारो को भी नहीं पता कि अंदर कौन सा खतरा उनका इंतजार कर रहा है। और रही बात वीर की, वो वीर की तरफ देखती है और चली जाती है। उसके साथ साथ मास्टर 2 भी गई थी। मास्टर 2 वहां से उसी स्वॉर्ड को निकालने गई थी ताकि वो उस एग को वहां से निकाल पाए काट के, क्योंकि वो एग उस जड़ से इतने अच्छे से जुड़ा हुआ था कि वो लोग अपनी पूरी पावर के साथ भी उससे नहीं निकाल पा रहे थे। इसीलिए उन्होंने रेस वेपन का इस्तेमाल करने का सोचा। वो रेस वेपन था या नहीं वो तो किसी को नहीं पता, लेकिन उसके अंदर से पावर कमाल की निकल रही थी। मास्टर 2 थोड़ी देर में स्वॉर्ड को लेके आ गई थी और मास्टर 2 ने आते ही सबसे पहले उस जिने के गर्दन को काट दिया था जो उसके साथ वहां पर छानबीन करने आया था। वीर ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था। वीर बहुत ज्यादा शक्तिशाली था और इन सबसे डील कर सकता था, लेकिन ये सारा नजारा देखने के बाद तो उसके भी रोंगटे खड़े हो गए थे और उसके मन में भी इन सब के लिए एक डर बैठ गया था। उसके भी पांव कांप रहे थे, उसे भी बहुत ज्यादा डर लग रहा था। फिर वीर देखता है कि मास्टर 2 जाती है और उस स्वॉर्ड से उस एग को उसके जड़ से उखाड़ने की कोशिश करने लगती है। कुछ देर के बाद मास्टर 2 मेहनत करने के बाद उस स्वॉर्ड से उस एग को उस जड़ से काट के अलग कर लेती है और उस एग को अलग ला के रखती है। लेकिन जैसे ही वो एग वो स्टोन है, ठीक है, जैसे ही वो एग जैसा स्टोन उस जड़ से अलग होता है वैसे ही उसमें क्रैक्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। वीर भी थोड़ा पीछे हो जाता है क्योंकि उसे नहीं पता कि उसके अंदर कौन सा पावर है, लेकिन उसके अंदर जो पावर है वीर उसे सेंस कर पा रहा था और वो कमाल की थी। क्या ये पावर मैं हासिल कर पाऊंगा या फिर ये कोई अल्फा है इन सब का है, क्या पता। वीर के दिमाग में सब कुछ नहीं चल रहा था। वीर बस एक टक उस स्टोन को टूटते हुए देख रहा था और उस स्टोन के अंदर जो भी था अब उसकी आंखें खुली हुई थी और वीर और उन तीनों को देख रही थी जो उनके सामने खड़े थे। उस स्टोन से निकलते ही वो जो भी थी वो थी लड़की। वीर उसके बालों को देख सकता था जो कि बाहर तक लटक रहे थे। उसके बाल उसके आर्मर से कवर्ड नहीं थे, इसलिए कोई भी ये देख के बता सकता था कि वो एक लड़की है और उसके बॉडी से को भी देख के कोई भी बता सकता था कि वो लड़की है। उसे अचानक से उस स्टोन से टूट कर बाहर निकलता हुआ देखकर ऊपर से वो जिंदा थी। वो सब कुछ देखकर डार्क सिजारो और मास्टर 1-2 दोनों ही सतर्क हो जाते हैं और अपने फाइटिंग पोजीशन में आ जाते हैं। उन तीनों को फाइटिंग पोजीशन में देखकर वो लड़की कुछ नहीं करती है, वो बस अपनी जगह से गायब हो जाती है और अगले ही पल डार्क सिजारो, मास्टर 1 और मास्टर 2 के मुंह पे जोरदार मुक्का पड़ता है, जिससे वो सब उड़ते हुए सीधे पीछे चले जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। उन मास्टर 1, मास्टर 2 और डार्क सिजारो को तो यही लग रहा था कि यही वो भविष्यवाणी है। वो भले ही मरे नहीं थे, लेकिन वो सब उतना नहीं चाहते थे ताकि जल्दी से वो भविष्यवाणी खत्म हो जाए, जिससे आगे उन्हें कोई परेशानी ना हो। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी तो ये थी क्योंकि ये जो भी लड़की थी बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी और उन लोगों ने तो उस मोमेंट को भी नहीं देखा था जिस स्पीड से वो वहां से गायब होकर उनके मुंह पर पंच मारने में कामयाब हो गई थी। ये कोई एरा अल्फा नहीं कर सकता था। शॉक्ड तो वीर भी था क्योंकि वीर भी उसके मोमेंट को नहीं देख पाया था। लेकिन ये कैसे हो सकता है, मैं तो उससे ज्यादा शक्तिशाली हूँ, इन सबसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली। तो फिर वीर इतना सोच ही रहा था कि नहीं, मैं वीर के भी मुंह पे एक जोरदार पंच पड़ता है जिससे वो भी उड़ते हुए पीछे चला जाता है और मिट्टी में घिसटाते हुए कुछ देर के बाद वो रुक जाता है। वीर को करीब 1 मिनट तक कुछ नहीं दिखाई देता है। वो अपने मुंह से जल्दी जल्दी खून पोंछता है और खड़ा होता है और बारबी को ढूंढने लगता है। वीर बारबी को देख पा रहा था, वो एक जगह छिप के सब कुछ देख रही थी और उसे किसी भी बात की फिक्र नहीं थी क्योंकि उसे पता था कि ये डैडी कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। वीर बारबी को सेफ देखकर राहत की सांस लेता है और आगे देखता है जहाँ पर वो लड़की अब फिर से वीर को देख रही थी क्योंकि वीर दोबारा अपने पाँव पे खड़ा हो गया था। वहां पर वो तीनों भी वीर को अपने पाँव पे खड़ा होता हुआ देखकर शब्द थे क्योंकि उन सबको ये लग रहा था कि वो एक ड्यूक क्लास का कोई है जो कि उसके पंच से खत्म ही हो गया होगा, लेकिन ये तो अपने पाँव पे खड़ा हो गया।
वो सब एक दूसरे से बात करने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे और न ही कोई भी एक्सप्रेशन अपने चेहरे पर लाने दे रहे थे। वो बस मरने की एक्टिंग कर रहे थे और आसपास की चीजें ध्यान से देख रहे थे चुपचाप। वो पंच वीर को बहुत ज्यादा जोर से लगा था, जिसके कारण वीर का सिर अभी भी भिन्ना रहा था और उसे सांस लेने में परेशानी हो रही थी। उसके नाकों में दर्द हो रहा था, मुंह से हर 1-2 सेकंड पे खून निकल रहा था। वीर भी उससे परेशान हो गया था। वीर अपने आप को रिकवर करने की कोशिश करता है और जल्दी जल्दी अपने आप को रिकवर करने लगता है। कुछ देर के बाद वीर देखता है कि वही लड़की वीर के सामने फिर से आ गई है और वो उस पर पंच बनाकर अटैक करने वाली है। वीर समझ गया था कि ये जो भी है वीर की जितनी शक्तिशाली है या फिर उससे ज्यादा है, लेकिन ये कैसे? वीर इतना सोचते हुए अपने ब्लड पल्स सूत्र का इस्तेमाल करता है और वहां से धरती ग्रह भागने की सोचता है, क्योंकि बारबी तो यहाँ शेष है, लेकिन वीर नहीं। वीर यहाँ से अगर वहां वापस पृथ्वी ग्रह चला जाए और कुछ दिन या फिर कुछ घंटे बाद आए, यहाँ सब कुछ खत्म ही हो गया होगा। ये लड़की भी यहाँ से चली गई होगी और बाहर तबाही मचा रही होगी, जिससे वीर आसानी से यहाँ आकर इन गुफाओं की सारी चीजों को चुरा सकता था। यहाँ पर जितने भी ट्रेजर्स थे, क्योंकि वीर का इंटरेस्ट अब इस गुफा के लिए बढ़ गया था। क्योंकि अगर यहाँ पर ये लड़की जो भी है, जो भी उस एज से वो जो भी उस स्टोन से निकली है, अगर ये ज्यादा शक्तिशाली है तो यहाँ पर ट्रेजर्स कैसे होंगे? वीर के मन में लड्डू फूट रहे थे, लेकिन वीर पहले अपनी जान बचाना चाहता था, इसलिए वो जल्दी से टेलीपोर्ट होने लगता है अपने बिल्कुल सूत्र का इस्तेमाल करके। लेकिन अगले ही पल वो देखता है कि वो लड़की जो भी थी वीर के ब्लड पिल सूत्र का इस्तेमाल करने से पहले वीर के इतने ज्यादा करीब आ गई थी कि अगर वीर अब अपने ब्लड पिल सूत्र का इस्तेमाल करके टेलीपोर्ट होगा धरती ग्रह पर, तो वो लड़की भी वीर के साथ साथ धरती ग्रह पर ही टेलीपोर्ट हो जाएगी और न जाने वो कब 1-2 चुटकियों में ही धरती को खत्म भी कर दे। वीर रुक जाता है, लेकिन वीर ये देख के शॉक्ड था कि वो लड़की भी वीर के पास आकर रुक गई थी। उसने अपना पर्स तो बना रखा था, लेकिन वो वीर पर अटैक नहीं कर रही थी। उस लड़की के बॉडी से सफेद लाइट बहुत ज्यादा तेजी से निकल रही थी। जब से वो उस स्टोन से निकली थी तब से उसके बॉडी में पूरी तरीके से सफेद लाइट फैली हुई थी, जिससे इसकी पावर का अंदाजा लगाया जा सकता था। वो गुफा पूरी अंधेरे से भरी हुई थी, लेकिन फिर भी उसकी लाइट की वजह से लग रहा था कि पूरा गुफा में दिन हो गया। वो लड़की खुद देर वीर को घूरती है। वीर भी देखता है कि वो लड़की शांत हो गई है। शायद उसे ये लग रहा होगा कि उसे वीर से कोई खतरा नहीं है और वो यहाँ बेवजह ही सबको मार रही है। लेकिन अगले पल उस लड़की की पूरी बॉडी से सफेद लाइट गायब हो जाती है और फिर वो वीर को कुछ ऐसा बोलती है जिससे वीर पागल ही हो जाता है। भाई। वो लड़की भाई बोलने के बाद वीर के सामने ही बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ डार्क सिजारो, मास्टर 1 और मास्टर 2 ये सारा नजारा देख रहे थे, लेकिन उस लड़की के बेहोश होने के बाद भी वो सब अपनी जगह से हिलने की हिम्मत भी नहीं कर रहे थे। वीर उस लड़की की तरफ झुकता है जहां से उसका हाथ पूरी तरीके से एक्सपोज दिख रहा था। वो वीर उसके हाथों को छूता है ये देखने के लिए कि वो जिंदा है भी या नहीं, लेकिन अगले पल वीर ने जहां पर उसके नस को पकड़ा था वहां पर क्रैक्स बनना शुरू हो जाते हैं और वहां से खून निकलने लगता है। ये कैसे हो सकता है? एक मिनट, ये तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी ना, इसने मुझे भी एक पंच मारा जिसमें मैं इतना दूर उड़ के आ गया और सफेद लाइट के जाते ही ये इतनी ज्यादा कमजोर हो गई। ये कैसे हो सकता है? और इसकी स्किन को छूते ही इसकी स्किन फट रही है और खून भी निकल रहा है। क्या ये सच में इतनी ज्यादा कमजोर है? वीर को तो समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन वीर ये भी नहीं जुटा सकता था कि उसने उसे भाई बोला था। इसने अब मुझे भाई क्यों बोला जबकि ये यहाँ पर काफी समय से बंद है? वीर के सर में इस वक्त यही सारी बातें चल रही थी। दूसरी तरफ डार्क सिजारो, मास्टर 1 और मास्टर 2 दोनों ही अपने पाँव पे खड़े हो गए थे, क्योंकि वो श्योर हो गए थे कि अब वो लड़की नहीं उठेगी। और उस लड़की के हाथ से खून निकलता हुआ देखकर वो सब इस बात के लिए भी श्योर हो गए थे कि वो लोग जल्दी से उठकर उस लड़की के उठने से पहले उसे खत्म कर सकते हैं। दूसरी तरफ डूनाडार, जो कि जेल में वापस आ गया था और उसके सामने जो नजारा था उसमें वो अच्छे से फंस चुका था। डूनाडार के नजरों के सामने अर्जुन मुलीलिन ने मयंक दानी को अच्छे से पकड़ के रखा था। वो जेल के अंदर था और वो जेल के बाहर, बस उसने उसके गर्दन को पकड़ रखा था और ये सभी जानते थे कि अर्जुन मुलीलिन गॉड लेवल का है। यहाँ तक कि उसे पकड़ने के लिए खुद मास्टर 1 और मास्टर 2 को उसे पकड़ने के लिए जाना पड़ा था। इसलिए वो तो अच्छे से जानता था कि वो पल भर में ही मयंक मच्छरदानी की चटनी बना सकता है। और इस वक्त अर्जुन मुलीलिन ने मयंक मच्छरदानी के गर्दन को पकड़ रखा था, मतलब वो उसके गर्दन के पर कच्छे उड़ा सकता था। ये सोचते ही डूनाडार बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। रुको, उसे कुछ मत करना, वरना। डूनाडार इतना कह रहा था नहीं में
अर्जुन मुलेले मयंक मंचदानी के गर्दन की ग्रिप को और ज्यादा टाइट कर लेता है, जिससे मयंक मंचदानी और भी ज्यादा तड़पने लगता है। ठीक है रुको, तुम्हें बाहर जाना है ना, मैं तुम्हें बाहर निकाल देता हूँ, लेकिन वादा करो कि तुम इससे कुछ नहीं करोगे। डूना डार मयंक मंचदानी को बचाने के लिए सब कुछ कह रहा था। डूना डार के मन में कुछ और ही प्लान चल रहे थे। वो यही सोच रहा था कि वो थोड़ा सा दरवाजा खोलेगा और उसे दोबारा बंद कर देगा। जब मयंक मंचदानी को छोड़कर जेल के गेट से बाहर निकलने लगेगा, तभी वो गेट दोबारा बंद कर देगा और मयंक मंचदानी भी आजाद हो जाएगा। डूना डार यही सोच रहा था। दूसरी तरफ मयंक मंचदानी भी डूना डार के इस बिहेवियर को देखकर शॉक्ड था। उसे लगा नहीं था कि डूना डार मयंक मंचदानी को बचाने के लिए इतनी जल्दी सबमिट कर देगा और उसकी बात मान लेगा। दूसरी तरफ अर्जुन मुलेले भी उस डूना डार से इम्प्रेस हो गया था, क्योंकि उस डूना डार ने काफी समय से वहां पर पहरा दिया है। वो डूना डार को अच्छे से जानता था कि वो कैसा है, लड़ने में अच्छा नहीं है, और इसके कारण उसे यहाँ पहरा देना पड़ता है। और इस मयंक मंचदानी के लिए, जो कि यहाँ कुछ दिनों से ही है, इसके लिए इतना कुछ कर रहा है। डूना डार जल्दी से उस बड़े से चाबी को उठाता है और उस दरवाजे को खोलने लगता है। उस दरवाजे को खुलता हुआ देखकर दोनों के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है और अर्जुन मुलेले भी यही देख पा रहा था। इस दरवाजे को पूरा खोलो, अर्जुन मुलेले डूना डार को कहता है। डूना डार को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो तो थोड़ा सा दरवाजा खोलने वाला था, लेकिन यहाँ तो वो उसे पूरा दरवाजा खोलने के लिए कह रहा है। ऐसे में तो उसका प्लान पूरा होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। डूना डार कुछ देर हिचकिचाते हुए उस दरवाजे को और खोलता है, जिससे अर्जुन मुलेले अब मयंक मंचदानी को छोड़ रहा था। उसे देख ये लग रहा था कि वो मयंक मंचदानी को छोड़कर सीधे उस दरवाजे से निकल के भाग जाना चाहता है। लेकिन डूना डार को इस बात की फिक्र थी कि अगर उससे एक भी गलती हुई तो अर्जुन मुलेले मयंक मंचदानी के गर्दन को खत्म कर देगा, मतलब उसको मार देगा। ठीक है। अर्जुन मुलेले देखता है कि अब वो गेट इतना ज्यादा खुल चुका है जिसमें से अर्जुन मुलेले बाहर निकल सकता है। अर्जुन मुलेले जल्दी से मयंक मंचदानी को छोड़ता है और मयंक मंचदानी नीचे खांसते हुए गिर जाता है। गिर जाती है यार, क्या है यार, जेंडर का प्रॉब्लम इसका। गिर जाती है। उसके बाद अर्जुन मुलेले जल्दी उस दरवाजे से निकलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अगली पर अर्जुन मुलेले देखता है कि डूना डार उस दरवाजे को जल्दी से बंद कर रहा है, और जब तक अर्जुन मुलेले उस दरवाजे से बाहर निकल भी पाएगा उतने ही में वो दरवाजा बंद हो जाएगा। डूना डार जल्दी उस दरवाजे को बंद कर रहा था। जैसे जैसे उस दरवाजे को बंद कर रहा था, वैसे वैसे अब उसमें कॉन्फिडेंस आने लगा था कि वो अर्जुन मुलेले को बाहर नहीं आने देगा। लेकिन अगले ही पर वो देखता है कि कोई उसका दूसरा हाथ पकड़ खींच रहा है, और डूना डार एक हाथ से उस दरवाजे को बंद नहीं कर सकता था। डूना डार देखता है कि मयंक मंचदानी उसके हाथ को खींच रहा है, लेकिन क्यों? क्या हुआ? ये तुम क्या कर रही हो? ऐसे में ये बाहर निकल जाएगा और हम दोनों को मार देगा। डूना डार मयंक मंचदानी पर चिल्लाते हुए कहता है, लेकिन इतनी देर बकवास करने के बाद वो देखता है कि अब अर्जुन मुलेले उस जेल से निकल चुका है और आजाद हो चुका है, और वो एक पंच बनाकर डूना डार की तरफ बढ़ रहा है। अब डूना डार के पसीने छूट गए थे। अब वो यहाँ पे क्या करेगा उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अगले ही पल मयंक मंचदानी ठीक डूना डार के सामने खड़ा हो गया, अपने दोनों हाथों को खड़ा करके। रुक जाओ, तुमने कहा था कि तुम डूना डार को कुछ नहीं करोगे, ये हमारी डील थी ना, अब चलो यहाँ से। मयंक मंचदानी अर्जुन मुलेले से कहता है। अर्जुन मुलेले बीच हवा में ही अपने पंच को बढ़ाकर रुक जाता है और एक बार डूना डार को देखता है और वहां से जाने लगता है। मयंक मंचदानी उसके साथ साथ जाने लगता है। मयंक मंचदानी कुछ दूर जाने के बाद रुक जाता है और पीछे मुड़कर डूना डार को देखता है। तुम चाहो तो तुम भी हमारे साथ आ सकते हो, मयंक मंचदानी डूना डार से कहता है। नहीं, मैं तुम्हारे जैसे धोखेबाज नहीं हूँ। डूना डार एक अजीब सा फेस बनाते हुए मयंक मंचदानी को देखता है और फिर कहता है, क्योंकि अब तक तो कोई पागल ही समझ जाएगा कि मयंक मंचदानी वहां पर उन सबको धोखा दे रहा है, क्योंकि नहीं अर्जुन मुलेले ने उसे कुछ किया और उल्टा अर्जुन मुलेले उसकी बात में मान रहा था। ऐसा क्यों ही होगा? अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हें फाइट करने लायक बना दूंगा। मयंक मंचदानी उस डूना डार से कहता है, तुम मुझे फाइट करने लायक बनाओगी? एक बात बताओ, मुझे मास्टर 1 और मास्टर 2 ने देखा है। जब मैं बिना फाइटिंग स्किल्स के पैदा हुआ था तो वो भी शॉक्ड थे। मैं पहला कमजोर जिनोजेनिक था जो कि गॉड लेवल पे पहुंच गया बिना किसी फाइटिंग स्किल के। उन्होंने मुझे बहुत मेहनत की है, लेकिन मैं फिर भी कोई भी फाइटिंग स्किल नहीं सीख पाया, और क्योंकि उन्होंने मुझे मेहनत की है इसलिए मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकता हूँ। डूना डार मयंक मंचदानी से कहता है,
उन्होंने तुम पे मेहनत की है, ये तुम कैसे हो? कोई भी तुम्हें आके यहाँ पे मार सकता है और तुम इससे उनका तो तुम पे ध्यान भी नहीं है और तुम कह रहे हो कि मैं मंचतानी तक कहते कहते रुक जाता है और वहां से मुड़ के जाने लगता है। फिर वो एक बार और पीछे मुड़ता डूनाडार को देखता है जो कि उसी देख रहा था। डूनाडार के सर पे टेंशन की लकीरें थी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये मास्टर 1 और मास्टर 2 अपने लोगों को मारने से पहले भी सोचते नहीं होंगे? और वो तुम्हें मारने से पहले सोचेंगे या फिर तुम्हें मरता हुआ तो देखते ही रह जाएंगे? हाँ, उनकी नज़र में तुम कुछ नहीं हो। और तो और रही बात, उन्होंने तुम पे ध्यान दिया था जब तुम जन्म लिए और बिना किसी फाइटिंग स्किल के पैदा हुए थे। ऐसा केस उनमें दोबारा ना हो इसलिए तुम्हें उन सबसे अलग रखा गया था और तुम्हें गॉड लेवल पे पहुंचाकर यहाँ इस पहरेदारी के काम में रख दिया, जहाँ पर कोई भी तुम्हारा सीनियर आके तुम्हें चुपचाप मार के जा सकता है। हाँ, वैसे हाँ, मेहनत तो किया तुम पे। बहुत बढ़िया। इस मेहनत के साथ तुम ही अटके रह जाओगे। इतना कहकर मयंक मंचतानी और अर्जुन ले वहां से चले जाते हैं। डूनाडार ये सारी बात सुनकर शॉक्ड हो गया था और वो कुछ सोचने लगता है, क्या सच में? और वो फिर अपने पुराने दिनों को याद करने लगता है, जिससे उसकी टेंशन की लकीरें और बढ़ जाती है। दूसरी तरफ अर्जुन मुलेले, मयंक मंचतानी दोनों अब फील्ड में आ चुके थे और उन्होंने भी उस गुफा को देख लिया था। अर्जुन मुलेले देख सकता था कि वहां नीचे काफी सारे जनोजनेक हैं। अर्जुन मुलेले बिना डरे वहां पर चला जाता है और सीधा उस गुफा के ठीक बाहर लैंड करता है। उस गुफा के ठीक बाहर लैंड करते ही सारे जनोजनेक्स में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि वो सब जानते थे कि वो सब अर्जुन मुलेले को नहीं हरा सकते थे। वो सब अर्जुन मुलेले से दूर होने लगते हैं। अर्जुन मुलेले एक लंबी सी अंगड़ाई लेता है और उन सारे जनोजनेक्स को देखने लगता है। काफी दिनों बाद दिखे हो तुम लोग, तुम सबका थोपड़ा बिगाड़ने में बहुत मजा आया था उस दिन। चलो आज दोबारा करते हैं सब कुछ, ठीक है? अर्जुन मुलेले इतना कहकर आगे बढ़ने लगता है और उन जनोजनेक की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ कुछ जनोजनेक्स उस गुफा के अंदर घुसने वाले थे ताकि वो मास्टर 1 और मास्टर 2 को सचेत कर सके कि हाँ, ये बाहर कुछ प्रॉब्लम है। अगर वो जनोजनेक्स गुफा के बाहर जाकर बस अपने पूरी पार्क से चिल्ला भी दें तो पूरी गुफा में आवाज फैल जाएगी, जिससे मास्टर 1 और मास्टर 2 को पता चल जाएगी बाहर कुछ प्रॉब्लम है और वो दोनों बाहर आ जाएंगे। क्योंकि वो गॉड लेवल के जनोजनेक्स थे, उनकी एक रोड ही किसी को मारने के लिए काफी थी। इसीलिए काफी सारे जनोजनेक्स इस आइडिया के साथ वहां पहुंच रहे थे। लेकिन अगले ही पल उस गुफा की ठीक आगे कुछ गिरता है। वो एक मूर्ति थी। ये वही मूर्ति थी जिसे छूते ही एक गॉड लेवल का जनोजनेक दोबारा डिफाइड पे पहुंच गया था। इसलिए सब लोग, सारे जनोजनेक जो भी उस गुफा के पास जाने का प्लान बना रहे थे, वो सब अब उस गुफा से दूर हट रहे थे, क्योंकि वो मूर्ति ठीक उस गुफा के ठीक सामने था। वो जनोजनेक उस मूर्ति से दूर हटते हैं और ऊपर देखते हैं जहां से वो मूर्ति गिरी थी। वो सारे जनोजनेक पीछे हट जाते हैं और ऊपर देखने लगते हैं। उनका सुपीरियर या फिर उनका जो भी प्राइम था, जो कि मास्टर 1 और मास्टर 2 के बाद आता था, वो भी वहां आ चुका था और उसी आदमी को घूरे जा रहा था। उससे समझ तो नहीं आ रहा था कि आदमी कौन है जो हवा में उड़ रहा है, लेकिन उसके हाथ में जो भी था वो बहुत ज्यादा खतरनाक था और वो उसे अच्छे से पहचानता था। उस आदमी के हाथ में गोल्डन रंग की चीज चमक रही थी, जो कि किसी स्नेक जैसी दिख रही थी। कानास का रेस वेपन, ये नामुमकिन है, ये इनके पास किस्सा है। उस जनोजनेक की बात को सुनकर लोन बैम्बू, जो इस वक्त हवा में उड़ रहा था और उसके हाथ में गानास का रेस वेपन था, बड़ी जल्दी पहचान लिया इसे। इतना कहकर लोन बैम्बू अपने गानास के रेस वेपन को ऊपर उठाता है। अरे वो ये वही है जो गानास के हाथ से मिला था, ठीक है, जिसमें वीर ईसा की फ्रेंड को फंसाया था, मतलब पकड़ कर रखा था, ठीक है, वही है, याद कर लो। बड़ी जल्दी पहचान लिया इस खिलौने को, मयंक मंचतानी इतना कहकर गानास के रेस वेपन को किसी खिलौने की तरह हिलाते हुए उन सबको दिखाता है और उसके बाद लोन बैम्बूस रेस वेपन को उन ड्यूक्स की तरफ कर देता है, जिससे वो ड्यूक्स डर जाते हैं। उन्हें तो यही लग रहा था कि कहीं वो उन्हें मारना तो नहीं चाहता है, लेकिन अगले ही पल सारे ड्यूक्स उड़कर उस गानास के रेस वेपन के अंदर जाने लगते हैं। उस रेस वेपन के अंदर जाते ही वो सभी लोग किसी क्लाउड पे फ्लोट कर रहे थे। उन सबको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। दूसरी तरफ लोन बैम्बू इन सबको सिर्फ अपने पॉकेट में रख लेता है। वैसे तो लोन बैम्बू को अजीब लग रहा था, लाखों करोड़ों की तादाद में ड्यूक्स उस रेस वेपन के अंदर चले गए थे और वो उन्हें अपने पॉकेट में रख रहा है। बड़ी अजीब जिंदगी हो गई है उसकी। लोन बैम्बू मनी मन सोचता है और हंसता है। उसके बाद मयंक मंचतानी उस मूर्ति को थोड़ा सा साइड करता है और फिर उस गुफा के अंदर घुस जाता है। वो उस गुफा के अंदर पाँव के निशान को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगता है।